हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का त्रिविम रसायन का वीडियो नंबर फर्स्ट। तो ये क्लास 12th का त्रिविम रसायन का पहला वीडियो है। और यहाँ से आपको त्रिविम रसायन के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां से आप त्रिविम रसायन को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा। और आप टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज हमें पढ़ना है सबसे पहले समावयवता किसे कहते हैं। समावयवता को हम इंग्लिश में कहते हैं आइसोमेरिज्म। उसके बाद हम करेंगे समावयवता के प्रकार कितने होते हैं। हम सीखेंगे कि समावयवता कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म क्या क्या हैं। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे त्रिविम समावयवता की, जिसे हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो हमारा चैप्टर है। हमारे चैप्टर का नाम है त्रिविम रसायन या स्टीरियो केमिस्ट्री। त्रिविम रसायन रासायनिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम त्रिविम समावयवता का अध्ययन करते हैं या स्टीरियो आइसोमेरिज्म का स्टडी करते हैं। नंबर 4 और हमारा आज का मेन टारगेट रहेगा ज्यामितीय समावयवता या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो हम इन सभी पॉइंट्स को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। बस आपकी जिम्मेदारी है ध्यान से समझना। ठीक है बेटे? तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि समावयवता का क्या मतलब होता है। समावयवता हेडिंग लिखते हैं समावयवता, और आप भी मेरे साथ साथ लिखा करो समावयवता। समावयवता हालांकि आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था। समावयवता को इंग्लिश में हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म। तो हमें सबसे पहले तो सीखना है समावयवता या आइसोमेरिज्म का क्या मतलब होता है। समाव अवयवता यानी जिसमें समान अवयव हो, समान हिस्से हों, ऐसे दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो एक जैसे हों, परंतु उनके भौतिक या रासायनिक या दोनों ही गुण अलग अलग हों। ऐसे यौगिक को हम कहते हैं एक दूसरे के समावयवी, क्योंकि उनके अवयव तो समान होते हैं ना, उनमें परमाणु तो समान होते हैं ना। जो परमाणु जिस तत्व के परमाणु पहले यौगिक में होंगे, उसी तत्व के परमाणु दूसरे यौगिक में होंगे। जिस तत्व के परमाणु पहले यौगिक में जितनी जितनी संख्या में होंगे, उसी तत्व के उतने ही परमाणु दूसरे यौगिक में उतनी उतनी संख्या में ही होंगे। इसलिए हम कहते हैं ये एक दूसरे के समावयवी हैं, यानी इनके अवयव एक जैसे हैं, इनके अवयव संख्या में बराबर हैं। परंतु इनके भौतिक गुण या रासायनिक गुण या दोनों ही गुण, भौतिक गुण भी और रासायनिक गुण भी अलग अलग हैं। तो इसलिए हम इन दोनों को कहेंगे समावयवी, और इस घटना को हम कहेंगे समावयवता। देखो मैं लिखते हुए समझाता हूं, ध्यान से समझना है। जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक यौगिकों के जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र दो से अधिक यौगिकों के क्या अणुसूत्र समान होते हैं, अणुसूत्र समान होते हैं, परंतु उनके भौतिक गुण या रासायनिक गुण या दोनों ही
या दोनों ही गुण, यानी भौतिक गुण भी और रासायनिक गुण भी, दोनों ही गुण अलग अलग होते हैं, दोनों ही गुण अलग अलग होते हैं, तो ऐसे यौगिक, एक दूसरे के, ऐसे यौगिक एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? समावयवी। एक दूसरे के समावयवी या आइसोमर समावयवी कहलाते हैं, तो इन्हें कहते हैं समावयवी। ठीक है, ऐसे यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं तथा यह घटना समावयवता कहलाती है। यह घटना क्या कहलाती है? समावयवता। यह घटना समावयवता कहलाती है, तो इसे कहते हैं बेटे समावयवता, क्योंकि इनमें अवयव समान होते हैं ना। जैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे सकता हूं, देखो एक एग्जांपल देते हैं। एक तो हमारे पास मान लो C2H5OH है, ठीक है, C2H5OH क्या है? ये 2 कार्बन वाला एल्कोहल है, जिसे आप कहते हो इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल है, ठीक है। और एक ले लो आप CH3OCH3, ये क्या है बताओ? ये है डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। तो इन दोनों कंपाउंड्स को देखो आप ध्यान से, इनके अणुसूत्र तो एक जैसे हैं। यदि मैं इनके अणुसूत्र की बात करूं तो आप देखो कार्बन कितने हैं, इसमें कितने कार्बन हैं? 2। इसमें कितने हैं? 1 और 1 2। कार्बन तो 2 ही है दोनों में। हाइड्रोजन देखो 5 और 1 6, कितने हैं इसमें? 6। और इसमें देखो 3 और 3 6, हाइड्रोजन तो 6 ही है। ऑक्सीजन देखो 1 ऑक्सीजन है, यहां भी 1 ऑक्सीजन है। तो अणुसूत्र तो इनके एक जैसे हैं, पर इनके गुण अलग अलग हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर क्यों है अलग इनके गुण? इनके गुण अलग इसलिए हैं क्योंकि यहाँ क्रियात्मक समूह क्या है? OH एल्कोहल, और यहाँ क्रियात्मक समूह क्या है? ईथर। तो इसके गुण तो एल्कोहल जैसे हैं, इसके ईथर जैसे हैं। जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र तो एक जैसे हों, पर उनके भौतिक गुण या रासायनिक गुण या दोनों ही गुण अलग अलग हों, तो ऐसे यौगिक कहलाते हैं एक दूसरे के समावयवी। और इस घटना को हम कहते हैं समावयवता। क्या कहते हैं? समावयवता। अब देखो अगले पॉइंट पर मूव करते हैं, एक हेडिंग डालते हैं, आपको पता चल गया कि समावयवता का मतलब क्या होता है। हेडिंग लिखते हैं समावयवता के प्रकार। समावयवता के प्रकार। अब हम समावयवता के प्रकार के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश में आप कह सकते हो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, कि यह समावयवता या आइसोमेरिज्म कितने प्रकार की होती है। समावयवता के प्रकार या टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, ध्यान से समझेंगे। यहां लिखता हूं मैं बिल्कुल बीच में समावयवता, ये लिख लिया समावयवता। और आपको एक बात बताता हूं कि ये जो समावयवता होती है ना, ये समावयवता मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। समावयवता मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहली समावयवता को हम कहते हैं संरचना समावयवता। यहां लिखता हूं नंबर 1, संरचना कह दो या संरचनात्मक कह दो, एक ही बात है। संरचनात्मक समावयवता या संरचना समावयवता या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और दूसरी जो होती है उसे कहते हैं हम त्रिविम समावयवता। जहां हमारा चैप्टर है, हमारा चैप्टर त्रिविम समावयवता पर ही चलेगा। त्रिविम समावयवता या स्टीरियो आइसोमेरिज्म।
अब यदि आप संरचना समावयवता की बात करते हो तो क्लास 11th में आप पढ़ के आए हो इसे, संरचना समावयवता को। संरचना समावयवता 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5। इसमें जो नंबर 1 होता है पहला, उसे कहते हैं हम श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता। और जो दूसरा प्रकार होता है, उस दूसरे प्रकार को हम कहते हैं स्थिति समावयवता। स्थिति कह दो या स्थान कह दो, एक ही बात है, स्थान समावयवता या स्थिति समावयवता। तीसरे प्रकार की जो होती है उसे कहते हैं क्रियात्मक समूह समावयवता। क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप समावयवता, या खाली आप क्रियात्मक समावयवता भी कह सकते हो। और जो चौथे प्रकार की समावयवता होती है उसे हम कहते हैं मध्यावयवता। मध्यावयवता या मेटामेरिज्म। और जो 5वें प्रकार की समावयवता होती है उसे हम कहते हैं चलावयवता या टोटोमेरिज्म। तो संरचना समावयवता 5 प्रकार की होती है, और संरचना समावयवता को हम क्लास 11th में पढ़ के आए हैं, ये 5 प्रकार। इसमें कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला अलग अलग होती है, इसमें क्रियात्मक समूह की स्थिति अलग अलग होती है, इसमें क्रियात्मक समूह ही अलग अलग होता है, जैसे इसमें क्रियात्मक समूह OH है और इसमें क्या है? ईथर। इसमें मध्यावयवता में क्रियात्मक समूह के दोनों ओर उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या अलग अलग होती है। चलावयवता ऐसी समावयवता होती है जिसमें एक यौगिक दूसरे यौगिक में बदलता रहता है, जैसे हमने पढ़ी थी क्लास 11th में कीटो इनॉल चलावयवता। अब हम बात करते हैं त्रिविम समावयवता की। ये तो संरचना समावयवता के बारे में हमने पढ़ लिया था, हमारा मेन फोकस यहाँ रहेगा त्रिविम समावयवता पर, स्टीरियो आइसोमेरिज्म पर। तो त्रिविम समावयवता ये 2 प्रकार की होती है मुख्य रूप से। ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। और इसमें जो पहला प्रकार है उसे हम कहते हैं विन्यासी समावयवता। ए करके लिख सकते हो आप, इसे कहते हैं विन्यासी या कॉन्फ़िगरेशनल। विन्यासी समावयवता ये होती है विन्यासी समावयवता। और जो दूसरा प्रकार है उसे कहते हैं हम संरूपण। बी यहां लिखते हैं, संरूपण। संरूपण समावयवता, या आप इसे संरूपीय समावयवता भी कह सकते हो। आप इसे कह सकते हो संरूपीय समावयवता। अब ये जो विन्यासी समावयवता है, ये विन्यासी समावयवता 2 प्रकार की होती है। यहां से लिखते हैं इसके दोनों प्रकार, एक तो यहां लिख देंगे हम और एक लिख देंगे यहां। ये जो विन्यासी समावयवता है ये 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार है ज्यामितीय समावयवता, जो आज का हमारा टारगेट रहेगा, ज्यामितीय समावयवता। और दूसरी होती है प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता। तो आपका मेन फोकस यहाँ होना चाहिए, यहाँ इस चैप्टर में हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा त्रिविम समावयवता क्या है और वो कितने प्रकार की है, फिर विन्यासी समावयवता क्या है और वो कितने प्रकार की है। विन्यासी समावयवता से हम यहाँ आएंगे ज्यामितीय समावयवता पर। ठीक है बेटे, अब आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर बात करते हैं अगली। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो हमें बेटे नंबर 2 पे जो हमने पढ़ी थी त्रिविम समावयवता, उसके बारे में पढ़ना है। त्रिविम समावयवता की हेडिंग लिखते हैं त्रिविम समावयवता। नंबर 1 जो संरचना समावयवता है उसे तो हमने क्लास 11th में पढ़ ही लिया है, और इसे कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। त्रिविम समावयवता को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, त्रिविम का मतलब जो तीनों विमाओं में हो,
यानी तीनों अक्षों में हो, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, जिसे आप कहते हो आकाश या स्पेस। तो त्रिविम समावयवता क्या है? त्रिविम समावयवता का मतलब है कि मान लो आपके पास दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक हैं जिनके अणु सूत्र भी एक जैसे हैं और संरचना सूत्र भी एक जैसे हैं, परंतु उनका त्रिविम आकाश में विन्यास अलग अलग है। वे अलग अलग रूप से विन्यासित रहते हैं त्रिविम आकाश में, उनकी व्यवस्था अलग अलग है। तो ऐसे दोनों यौगिक या दो से अधिक यौगिक कहलाएंगे एक दूसरे के त्रिविम समावयवी, और इस घटना को आप कहोगे त्रिविम समावयवता। मतलब क्या चीज अलग है और क्या एक जैसी है, देखो यहां से लिखते हैं। जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक यौगिकों के दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र व संरचना सूत्र अणुसूत्र व संरचना सूत्र तो समान होते हैं, अणुसूत्र भी समान होते हैं और संरचना सूत्र भी समान होते हैं, परंतु उनका त्रिविम आकाश में, त्रिविम कह दो या खाली आकाश भी कह दोगे जब भी सही है, परंतु उनका त्रिविम आकाश में विन्यास माने व्यवस्था, त्रिविम आकाश में विन्यास क्या होता है, अलग अलग होता है। त्रिविम आकाश में विन्यास या व्यवस्था अलग अलग होती है। तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। तथा यह घटना त्रिविम समावयवता कहलाती है। इस घटना को हम कहते हैं त्रिविम समावयवता। यह है त्रिविम समावयवता कि अणु सूत्र एक जैसे हैं और संरचना सूत्र भी एक जैसे हैं, परंतु उनका त्रिविम में अर्थात आकाश में उनका विन्यास या व्यवस्था अलग अलग है। तो ऐसे यौगिकों को आप कहोगे त्रिविम समावयवी और इस घटना को आप कहोगे त्रिविम समावयवता। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो त्रिविम समावयवता है ना, ये जो त्रिविम समावयवता हम पढ़ रहे हैं, ये त्रिविम समावयवता दो प्रकार की होती है। त्रिविम समावयवता दो प्रकार की होती है। अब कौन कौन से दो प्रकार हैं? मैंने अभी आपको पढ़ाया है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। नंबर एक तो होती है विन्यासी समावयवता। क्या होती है? विन्यासी समावयवता। नंबर एक तो होती है विन्यासी समावयवता और नंबर दो होती है संरूपण। यहां लिखते हैं संरूपण, या आप कह सकते हो संरूपीय।
समावयवता। तो त्रिविम समावयवता यदि आपसे पूछी जाती है कि कितने प्रकार की होती है, तो आपको बताना है 2 प्रकार की होती है। ठीक है। अब देखो एक बात बताता हूं आपको, चलो यहां से लिखते हैं, एक हेडिंग लिखते हैं, नोट। विन्यासी समावयवता और संरूपण समावयवता में क्या अंतर होगा, इसे समझ लो। थोड़ा सा समझना है आपको, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इसके बारे में। ये जो आपके विन्यासी समावयवी होते हैं ना, इन्हें एक दूसरे में बदलने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लगभग 100 किलो जूल प्रति मोल से कुछ ज्यादा। ऐसा पता क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विन्यासी समावयवी जब एक दूसरे में बदलेंगे तो पुराने बॉन्ड टूट जाएंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, यानी बंधों का टूटना और बनना इस प्रोसेस में होता है। और पुराने बंधों को तोड़ने के लिए और नए बंधों को बनाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है बहुत ज्यादा। इसलिए हम कहते हैं कि विन्यासी समावयवियों को एक दूसरे में बदलने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम कमरे के ताप पर विन्यासी समावयवियों को एक दूसरे में नहीं बदल सकते हैं। कमरे के ताप पर नहीं बदल सकते हैं क्योंकि ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। तो यहां मैं नोट में लिख रहा हूं कि विन्यासी समावयवियों को एक दूसरे में बदलने के लिए बहुत अधिक का मतलब 100 किलो जूल प्रति मोल से अधिक। यह है बहुत अधिक का मतलब। हमने लिखा कि विन्यासी समावयवियों को एक दूसरे में बदलने के लिए बहुत अधिक, अर्थात कितनी? 100 किलो जूल प्रति मोल से अधिक रासायनिक ऊर्जा लिखते हैं इसे, क्योंकि बॉन्ड टूट रहे हैं और बन रहे हैं। रासायनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। रासायनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों होती है आवश्यकता? क्योंकि इस प्रक्रिया में, यानी एक रूप के दूसरे रूप से बदलने में, यह प्रक्रिया जो प्रोसेस है एक समावयवी का दूसरे समावयवी में बदलने का प्रोसेस, इस प्रक्रिया में, क्योंकि इस प्रक्रिया में बंधों का टूटना, यानी पुराने बंध टूटते हैं, वह बनना होता है। पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं। इन बंधों को तोड़ने में और नए बंध बनने में एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है। मैं यहां लिख सकता हूं, इसलिए कमरे के ताप पर इन्हें एक दूसरे में नहीं बदला जा सकता है। मतलब आप कमरे के ताप पर विन्यासी समावयवियों को एक दूसरे में नहीं बदल सकते हो, क्योंकि कमरे के ताप पर इतनी ऊर्जा उपलब्ध नहीं हो पाएगी आपको। कितनी ऊर्जा? 100 किलो जूल प्रति मोल से अधिक ऊर्जा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। ध्यान रखोगे ना? देखो चलो एक बात और बताता हूं आपको। चलो यहाँ हेडिंग लिखते हैं, नोट। ध्यान से समझेंगे इस जरा पॉइंट को। देखो, संरूपण समावयवियों के बारे में भी बात कर लो। ये तो विन्यासी समावयवता के बारे में थोड़ा सा हमने बात की है। अब संरूपण समावयवी पता कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं कि इन्हें एक दूसरे में बदलने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
इसलिए कमरे के ताप पर इन्हें आप एक दूसरे में बदल सकते हो, पहले समावयवियों को दूसरे में और दूसरे समावयवी को पहले में बदल सकते हो। ठीक है, पर एक समस्या है कि आप कमरे के ताप पर इन्हें पृथक नहीं कर सकते हो, अलग अलग नहीं कर सकते हो, कि कमरे के ताप पर आपने क्या कर दिया, एक समावयवी अलग कर दिया, दूसरा अलग कर दिया। जो आपने समावयवी अलग किए हैं वे कमरे के ताप पर ही दूसरे रूप में तुरंत बदल जाएंगे। तो कैसे आप पृथक करोगे? कमरे के ताप से या वातावरण से ही इतनी ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी जो उन्हें एक दूसरे में बदलती रहेगी। ठीक है, तो हमने हेडिंग लिखा है नोट, और दूसरे हमारे समावयवी हैं संरूपण। संरूपण समावयवियों को एक दूसरे में बदलने के लिए, एक दूसरे में बदलने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो वातावरण से ही मिल जाती है। ये ऊर्जा कहां से मिल जाती है? हमें वातावरण से मिल जाती है, ध्यान रखना है। अतः इन्हें कमरे के ताप पर एक दूसरे में, कमरे के ताप पर एक दूसरे में बदला जा सकता है। समझते हो ना? कमरे के ताप पर एक दूसरे में बदला जा सकता है, परंतु एक समस्या है। क्या समस्या है बताओ? परंतु पृथक नहीं किया जा सकता है। कमरे के ताप पर इन्हें अलग अलग नहीं कर सकते हो, नहीं किया जा सकता है। इन्हें आप अलग अलग नहीं कर सकते हो कमरे के ताप पर। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, किन्हें नहीं अलग कर सकते हो? संरूपण समावयवियों को। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे हम। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटे विन्यासी समावयवता के प्रकार। विन्यासी समावयवता के प्रकार, कि ये विन्यासी समावयवता कितने प्रकार की होती है। विन्यासी समावयवता के प्रकार, तो आपको समझना है कि विन्यासी समावयवता होती है दो प्रकार की। यहां लिखता हूं मैं, दो प्रकार की होती है। विन्यासी समावयवता कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। इसमें जो पहला प्रकार है उसे हम कहते हैं ज्यामितीय समावयवता। क्या कहते हैं? ज्यामितीय समावयवता। यहां ए करके लिखता हूं मैं, ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता को आप इंग्लिश में कहते हो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और जो दूसरी होती है उसे आप बी से लिख सकते हो, बी से, उसे आप कह सकते हो प्रकाशिक। क्या कहते हो? प्रकाशिक समावयवता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो दो प्रकार की होती है विन्यासी समावयवता, एक तो होती है ज्यामितीय समावयवता, एक प्रकाशिक समावयवता। तो हम पहले प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे आज।
हमारा ए हेडिंग होगा ज्यामितीय, ए हेडिंग क्या होगा, ज्यामितीय समावयवता या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावयवता या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसके बारे में आज हमें बात करनी है। क्या होती है ज्यामितीय समावयवता? ज्यामितीय समावयवता को समझने से पहले थोड़ी सी बात हमें सीखनी पड़ेगी। मैं आपको कहता हूं कि मान लो आपके पास एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है और दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड है। इस पर भी 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, इस पर भी 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, मान लो ABC इस तरह। तो यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है ना, तो इसमें घूर्णन संभव है। आप इसे पकड़ो, घुमा दो, सिंगल बॉन्ड पर रोटेशन हो जाएगा क्योंकि बीच में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड पर घूर्णन हो जाता है आसानी से, ठीक है। पर यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है ऐसे, और इसके ऊपर 2 ग्रुप जुड़े हैं, इस पे भी 2 ग्रुप जुड़े हैं, तो यहाँ घूर्णन जो है वो प्रतिबंधित होता है, यहाँ घूमना आसान नहीं है, ठीक है। तो जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, या फिर जरूरी नहीं है कि वो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच हो, वो डबल बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के बीच भी हो सकता है, तो यहां भी प्रतिबंधित घूर्णन है, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। यहां रोटेशन हो सकता है, यहां रोटेशन नहीं हो सकता है। ऐसे रोटेशन हो सकता है ना, सिंगल बॉन्ड पे जो रोटेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड पे यदि आप रोटेशन करोगे तो डबल बॉन्ड में क्या आ जाएगी, ट्विस्टिंग। ये डबल बॉन्ड एक दूसरे के ऊपर इस तरह लिपट सकते हैं जैसे रस्सी लिपट जाती है ना, तो यहाँ रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, यहाँ रोटेशन नहीं हो सकता है, यहाँ रोटेशन सरलता से नहीं हो सकता है, यहाँ हो जाएगा सरलता से। यदि वो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच है तब भी आप उसे कहोगे प्रतिबंधित घूर्णन का यहाँ गुण है, और यदि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच है तब भी आप कहोगे प्रतिबंधित घूर्णन का गुण है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मान लो हमारे पास कोई इस तरह का कंपाउंड है, एक मान लो ये कंपाउंड है, और इसमें इस कार्बन और इस कार्बन की बात कर लो आप, ये दोनों कार्बन के बीच भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि बीच में आ गया है एक चक्रीय रिंग, एक चक्रीय रिंग या चक्रीय छल्ला या वलय आ गया है, इसलिए यहां भी रोटेशन संभव नहीं है। तो ऐसे रोटेशन को जो डबल बॉन्ड या किसी चक्रीय यौगिक के कारण घूमने के लिए स्वतंत्र नहीं करता है, 2 कार्बन परमाणुओं कर या फिर 2 परमाणुओं को घूमने के लिए स्वतंत्र नहीं रखता है, ऐसे गुण को हम कहते हैं प्रतिबंधित घूर्णन। क्या कहते हैं, प्रतिबंधित घूर्णन कहते हैं, ठीक है। इस चीज की जरूरत हमें पड़ेगी, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि घूर्णन प्रतिबंधित कब होता है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड कब होता है, या तो किसी डबल बॉन्ड के कारण या तो किसी चक्रीय यौगिक के कारण। तो हमारी हेडिंग है ज्यामितीय समावयवता या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या होता है कि लिखते हुए समझते हैं, चलो लिखते हुए समझते हैं। जब 2 या 2 से अधिक, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के, जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र कोमा संरचना सूत्र कोमा क्या, वे लिख दो यहां, वे अणुसूत्र व संरचना सूत्र समान होते हैं, अणुसूत्र व संरचना सूत्र समान होते हैं। अब ठीक है ना, समान होते हैं तथा दोनों में प्रतिबंधित घूर्णन होता है। दोनों यौगिकों में क्या होता है,
प्रतिबंधित घूर्णन होता है। ठीक है, दोनों यौगिकों के अणु सूत्र भी एक जैसे हैं, संरचना सूत्र भी एक जैसे हैं, और दोनों यौगिकों में प्रतिबंधित घूर्णन भी है। प्रतिबंधित घूर्णन का मतलब या तो डबल बॉन्ड है या तो कोई चक्रीय हिस्सा है, चक्रीय यौगिक है बीच में। ठीक है, कार्बन का चक्र हो सकता है या फिर समचक्रीय भी हो सकता है, वो विषम चक्रीय भी। बीच में चक्र होगा तो रोटेशन नहीं हो पाएगा। दोनों में प्रतिबंधित घूर्णन होता है, परंतु दोनों का त्रिविम आकाश में, दोनों का त्रिविम आकाश में विन्यास, दोनों का त्रिविम आकाश में विन्यास अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। तो ऐसे यौगिक, ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं, ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं। एक दूसरे के ज्यामितीय समावयवी होंगे तथा यह घटना ज्यामितीय समावयवता कहलाती है। यह घटना कहलाती है ज्यामितीय समावयवता। इसे हम कहते हैं ज्यामितीय समावयवता। ठीक है, तो यहां एक थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। जब दो या दो से अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है, ज्यामितीय समावयवता जो दिखाते हैं ना, वो दो ही यौगिक दिखाते हैं, दो यौगिक। बस इतना ध्यान रखना है आपको। अधिकतर हमारे सिलेबस में जितने हैं वो दो ही यौगिक हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ, थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, इसे थोड़ा साफ कर दूं यहां से। ज्यामितीय समावयवी दो दो ही है हमारे पास। तो यहां से लिखेंगे, जब कोई दो यौगिक, ठीक है, जब कोई दो यौगिकों के, कोई नहीं किन्हीं लिखो, जब सेंटेंस सही बनेगा, अब बनेगा सही सेंटेंस। जब किन्हीं दो, यहां लिखते हैं किन्हीं दो यौगिकों, जब किन्हीं दो यौगिकों, दो से अधिक नहीं लेने हैं आपको, दो ही लेने हैं बस। अभी मैं एग्जांपल में आपको समझा दूंगा। जब किन्हीं दो यौगिकों के अणु सूत्र व संरचना सूत्र समान होते हैं तथा दोनों में प्रतिबंधित घूर्णन होता है, ये जरूरी चीज है, परंतु दोनों का त्रिविम आकाश में विन्यास अलग अलग होता है, तो ऐसे यौगिक ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं तथा यह घटना ज्यामितीय समावयवता कहलाती है। ठीक है, अच्छा एक बात बताता हूं आपको, फिर देखेंगे एग्जाम्पल। एक हेडिंग लिखते हैं नोट। ये जो ज्यामितीय समावयवता है ना, ज्यामितीय समावयवता के लिए कुछ शर्तें हैं। ज्यामितीय समावयवता की शर्तें, क्या क्या शर्तें हैं देखो मैं बताता हूं आपको। ज्यामितीय समावयवता की पहली शर्त तो यह है कि प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए। प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए।
पहली शर्त तो यह है कि घूर्णन कैसा होना चाहिए, प्रतिबंधित, यानी बीच में या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए या तो कोई रिंग होना चाहिए, तब ही ज्यामितीय समावयवता हम कहेंगे। दूसरी शर्त यह है कि जो कार्बन परमाणु है उसके दोनों ओर अलग अलग ग्रुप जुड़े होने चाहिए। एक कार्बन परमाणु लिखता हूं, एक कार्बन परमाणु पर अलग अलग या भिन्न भिन्न कह सकते हो आप, अलग अलग प्रतिस्थापी होने चाहिए, अलग अलग प्रतिस्थापी होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कार्बन पर दोनों ही ग्रुप एक जैसे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अच्छा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, यहां से हम डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में लेते हैं एल्कीन्स। एल्कीन्स तो पता है, डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। एल्कीन्स में देखते हैं हम, एल्कीन्स में ज्यामितीय समावयवता कैसे होती है, तो पूरा बना देता हूं। एल्कीन्स में ज्यामितीय समावयवता, देखो एल्कीन्स में कैसे होती है ज्यामितीय समावयवता, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। देखो पहले एक बात बताता हूं आपको, यदि सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं तो उसे कहते हैं सिस फॉर्म। एल्कीन्स की जब हम बात करते हैं, यहां लिख देता हूं, सेम ग्रुप सेम साइड, एक ही जैसे समूह एक ही तरफ होते हैं तो इसे सिस फॉर्म, या ब्रैकेट में लिख देता हूं समपक्ष रूप समावयवी कहते हैं, सिस फॉर्म आइसोमर। मतलब यदि एक जैसे समूह एक ही तरफ है तो ऐसे जो समावयवी होंगे उन्हें आप कहोगे समपक्ष रूप समावयवी या सिस फॉर्म आइसोमर। परंतु यदि सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं तो इसे, यानी इस समावयवी को ट्रांसफॉर्म या हिंदी में कहते हैं विपक्ष रूप। अभी समझा दूंगा इस चीज को। विपक्ष रूप समावयवी कहते हैं, तो इसे कहते हैं विपक्ष रूप समावयवी। एग्जाम्पल्स में सब क्लियर हो जाएगा आपके कि किस तरह समपक्ष है, किस तरह विपक्ष है, किस तरह सिस फॉर्म है, किस तरह ट्रांसफॉर्म है। ध्यान रखना है, एल्कीन्स में जब आप ज्यामितीय समावयवता की बात करते हैं तो सेम ग्रुप सेम साइड है तो सिस फॉर्म, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो ट्रांसफॉर्म आप उसे कहोगे। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर बात करते हैं अगली। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, देखो सबसे पहले मैं एल्कीन ही लिखता हूं, एल्कीन। देखो एल्कीन्स में देखो आप, एल्कीन्स में मान लो आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और यहां जुड़ा है एक ग्रुप ए और यहां जुड़ा है एक ग्रुप बी। ग्रुप को आप प्रतिस्थापी भी कह सकते हो। आप इस कंपाउंड को देखो और इसी के साथ इसे भी देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ ए जुड़ा है और यहाँ बी जुड़ा है और यहाँ बी जुड़ा है और यहाँ ए जुड़ा है। इन दो कंपाउंड्स को देखो, इसमें सेम ग्रुप सेम साइड है तो इसे आप कहोगे सिस फॉर्म। सिस कह दो या समपक्ष कह दो, एक ही बात है।
और इसमें सेम ग्रुप अपोजिट साइड है, तो इसे आप कहोगे ट्रांसफॉर्म। क्या कहोगे? ट्रांसफॉर्म या विपक्ष रूप। सिस को हम हिंदी में कहते हैं समपक्ष, यानी समान ग्रुप समान साइड हैं, और इसे कहते हैं हम विपक्ष। ठीक है, समपक्ष रूपी समावयवी और विपक्ष रूपी समावयवी। देखो सेम ग्रुप सेम साइड है और यहां सेम ग्रुप अपोजिट साइड है, इसलिए उसे हमने कहा ट्रांसफॉर्म। जैसे एक एग्जांपल और लगाते हैं इसका, मान लो मैं कहूं 2 ब्यूटीन है, 2 ब्यूटीन या ब्यूट 2 इन भी आप कह सकते हो। यदि आप 2 ब्यूटीन को देखते हो तो इसमें कितने कार्बन होंगे? 4 4 कार्बन होंगे। ध्यान से देखना, CH3 C H C, यहां डबल बॉन्ड आएगा H और CH3। देखो 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4, और दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, इसलिए 2 ब्यूटीन कहा है। 2 ब्यूटीन के इस रूप को देख लो और 2 ब्यूटीन के इस रूप को भी देख लो। ये CH3 है, ये H है, जो का त्यों है, पर यहाँ H और यहाँ CH3, दूसरे कार्बन के ऊपर सिस्टम चेंज हो गया। देखो जरा दोनों को ध्यान से, यहाँ सेम ग्रुप सेम साइड है। देखो दोनों CH3 एक तरफ, दोनों H एक तरफ। यहाँ सेम ग्रुप अपोजिट साइड आ गए। देखो CH3 अपोजिट, H भी अपोजिट। तो जब सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं तो इसे कहते हैं सिस फॉर्म, और जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म। तो ज्यामितीय समावयवता में 2 प्रकार के समावयवी होते हैं, इसलिए मैंने उस परिभाषा में 2 या 2 से अधिक को चेंज किया था और आपको लिखवाया था 2 प्रकार के। ठीक है, अब देखो तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। चलो तीसरा एग्जाम्पल लगाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हम लिखते हैं डाइक्लोरोइथेन। डाइक्लोरो इथेन, इथीन। डाइक्लोरो इथीन के बारे में बात करेंगे। देखो डाइक्लोरो इथीन क्या होता है? ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 2 क्लोरो हैं और यहां हमने कर दिया हाइड्रोजन। देखो इस कंपाउंड को देखो ध्यान से। ठीक है, और यदि मैं आपको कह दूं कि ऐसा ही कंपाउंड है, उसका अणु सूत्र भी ऐसा ही है, संरचना सूत्र भी ऐसा ही है, पर उसका त्रिविम में विन्यास अलग अलग तरह का है। देखो ये तो सेम है, यहाँ सेम ग्रुप सेम साइड है, दोनों Cl एक तरफ, दोनों H एक तरफ। यहाँ सेम ग्रुप अपोजिट साइड है, दोनों Cl अपोजिट, दोनों H अपोजिट। तो जब सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं तो उसे कहते हैं सिस फॉर्म, और जब अपोजिट साइड होते हैं तो उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म। ये ट्रांसफॉर्म है, सिस फॉर्म आइसोमर और ट्रांसफॉर्म आइसोमर। इसी तरीके से हम देख सकते हैं मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड को। नंबर 4, मैलेइक एसिड और एंड करके लिखता हूं फ्यूमेरिक एसिड। मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड को देखेंगे दोनों को। ये जो मैलेइक एसिड होता है ना, वो सिस फॉर्म होता है। देखो कैसे, यहाँ COOH होता है इसमें, और यहाँ कार्बन होता है डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ भी COOH है, और यहाँ H है और यहाँ H है। ये सिस फॉर्म होता है, मैलेइक एसिड है ये। और यदि फ्यूमेरिक एसिड की बात करो तो ऐसे ही होगा, यहाँ तो होगा COOH और यहाँ होगा H, और यहाँ होगा H, और यहाँ होगा COOH। देखो जरा अंतर, सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप अपोजिट साइड। तो ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांसफॉर्म है। तो मैलेइक एसिड एक सिस फॉर्म है और फ्यूमेरिक एसिड एक कौन सा फॉर्म है? ट्रांसफॉर्म है। तो ये होती है एल्कीन्स में। जो एल्कीन्स होते हैं हमारे, एल्कीन्स में ज्यामितीय समावयवता के कितने उदाहरण पढ़े हमने? ये तो समझाया है, 1 2 3, हमने कुल मिला के 4 एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं। आपको ये 3 एग्जाम्पल लिख कर आने हैं, ये तो समझाने के लिए हमने ए बी लिखा है ना यहाँ समझाने के लिए। ठीक है, अब हम लगाते हैं दूसरा एग्जाम्पल। ये तो थे एल्कीन्स में, अब हम सीखेंगे ऑक्साइम में। ऑक्साइम,
ऑक्साइम में ज्यामितीय समावयवता, ऑक्साइम में ज्यामितीय समावयवता को कैसे पढ़ेंगे हम? ऑक्साइम क्या होता है पहले तो यही पता होना चाहिए आपको, हालांकि मैंने सिखाया था आपको। ऑक्साइम का क्या मतलब होता है? ऑक्साइम का मतलब होता है कि RR⁻C⁻NOH, ऐसा होता है ऑक्साइम। इसे कहते हैं ऑक्साइम। ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये ऑक्साइम लिखा है मैंने, ठीक है। एल्काइल ग्रुप दो हो सकते हैं, एक H भी हो सकता है, बस ध्यान रखना है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड है और नाइट्रोजन के ऊपर OH जुड़ा हुआ है, ऐसा होता है ऑक्साइम। तो इस डबल बॉन्ड के कारण ही तो प्रतिबंधित घूर्णन का गुण यहाँ नजर आता है। इस कार्बन पे दो ग्रुप जुड़े होंगे और नाइट्रोजन पे सिर्फ एक होगा OH। अब वो OH किस तरफ होगा, इसका खेल है सारा कि OH किस तरफ होगा। यहां लिख देता हूं मैं, यदि OH ग्रुप, जो OH ग्रुप है हाइड्रोजन या छोटे ग्रुप की ओर हो, छोटे ग्रुप की ओर हो, छोटे ग्रुप की ओर होता है, तो ऐसा फॉर्म जो आपको मिलेगा जिसमें OH ग्रुप या तो हाइड्रोजन की तरफ हो या छोटे ग्रुप की तरफ हो, ऐसे फॉर्म को हम कहते हैं सिन फॉर्म। सिन फॉर्म क्या कहते हैं? सिन फॉर्म कहते हैं। हिंदी में भी आप इसे सिन फॉर्म ही कहोगे। और यदि, ध्यान से समझना, यदि OH ग्रुप बड़े ग्रुप की ओर हो तो क्या होगा? यदि बड़े ग्रुप की ओर होता है तो ऐसे समावयवी को हम कहते हैं एंटी फॉर्म। क्या कहते हैं? एंटी फॉर्म। ये ऑक्साइम में आपको ध्यान रखना है, सिन फॉर्म और एंटी फॉर्म क्या है। अभी मैं आपको इसके एग्जांपल बताता हूं, आप स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, पहला एग्जांपल सीखते हैं, ध्यान से देखना जरा। एसीटल्डिहाइड ऑक्साइम की बात करते हैं। चलो, एसीटल्डिहाइड ऑक्साइम या एसीटल्डी ऑक्साइम भी इसे कहते हैं। इसे आप एसीटल्डी ऑक्साइम भी कह सकते हो। एसीटल्डी ऑक्साइम यानी एसीटल्डिहाइड से बना हुआ ऑक्साइम है। यदि हम इसकी बात करें तो आपको क्या मिलेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C, H डबल बॉन्ड N और यहां मिलेगा इस तरफ जुड़ा हुआ OH। इस कंपाउंड को देखो ध्यान से आप। और इसी तरीके से आपको एक दूसरा कंपाउंड भी मिलेगा, CH3C, H डबल बॉन्ड N और यहां जुड़ा होगा OH। इन दोनों कंपाउंड्स को देखो, दोनों कंपाउंड्स एसीटल्डिहाइड ऑक्साइम हैं, ये बात पक्की है। पर इसमें OH ग्रुप हाइड्रोजन की तरफ है या छोटे ग्रुप की तरफ है, दोनों में से छोटा ग्रुप यह है। यदि छोटे ग्रुप की तरफ होता है तो इस फॉर्म को हम कहते हैं सिन फॉर्म। क्या कहते हैं? सिन। और इसमें OH ग्रुप बड़े ग्रुप की तरफ है, H की तरफ नहीं है, बड़े ग्रुप की तरफ है, तो इस फॉर्म को हम कहते हैं एंटी फॉर्म। क्या कहते हैं? एंटी फॉर्म कहते हैं इसे। ये सिन फॉर्म हो गया जिसमें OH ग्रुप हाइड्रोजन की तरफ है या छोटे ग्रुप की तरफ है, और जो बड़े ग्रुप की तरफ है जिसमें उसे कहते हैं एंटी फॉर्म। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। चलो, दूसरा एग्जांपल, बेंजल्डिहाइड ऑक्साइम। अब बेंजल्डिहाइड ऑक्साइम को देख लो आप। बेंजल्डिहाइड ऑक्साइम में क्या होगा? यहाँ CH3 की जगह आ जाएगा C6H5। देखो, C6H5 बेंजीन रिंग, और यहाँ कार्बन है, यहाँ H है, यहाँ डबल बॉन्ड N है और इधर जुड़ा हुआ है OH। और इसमें देखो जरा, C6H5, इधर कार्बन है, इधर H है, इधर डबल बॉन्ड N है और इस बार इधर जुड़ा हुआ है OH। अब बताओ आप,
देख रहे हैं ना क्या अंतर है दोनों में? दोनों में अंतर यह है कि इसमें OH ग्रुप हाइड्रोजन की तरफ है, तो इस फॉर्म को मैं कहूंगा सिन फॉर्म। क्या कहूंगा? सिन। और इसमें OH ग्रुप बड़े ग्रुप की तरफ है, तो इस फॉर्म को हम कहेंगे एंटी फॉर्म। तो सिन फॉर्म और एंटी फॉर्म आपको पता होने चाहिए अच्छे तरीके से कि क्या मतलब होता है इनका। ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल और लगाते हैं, चलो। एसीटोफिनॉन ऑक्साइम का। एसीटोफिनॉन ऑक्साइम। एसीटोफिनॉन ऑक्साइम की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ तो इसमें C6H5 बेंजीन रिंग आएगा, ये कार्बन आएगा, यहाँ H की जगह CH3 आ जाएगा, डबल बॉन्ड N, और ये OH है। ऐसा ही कंपाउंड यहाँ बनाओ, C6H5C, यहाँ CH3 आ जाएगा और डबल बॉन्ड N। इस बार OH ले लो आप बड़े ग्रुप की तरफ। जब OH छोटे ग्रुप की तरफ है तो इस फॉर्म को हम कहते हैं सिन फॉर्म, और जब OH बड़े ग्रुप की तरफ है तो इस फॉर्म को हम कहते हैं एंटी फॉर्म। तो सिन और एंटी किस में होते हैं? ऑक्साइम में होते हैं, ध्यान रखना है आपको। ठीक है। चलो अगला एग्जांपल लगाते हैं। हमने डबल बॉन्ड में देख लिया, ऑक्साइम में देख लिया, अब हम देखेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में। तो यहां लिख लेते हैं एलिसाइक्लिक यौगिकों में, एलिसाइक्लिक यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता। एलिसाइक्लिक यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता। अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड तो आपको पता है चक्रीय यौगिक होते हैं। कैसे यौगिक होते हैं? चक्रीय यौगिक। इनमें क्या होता है, चलो एग्जाम्पल ही लगा लेते हैं, एकदम एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं मिथाइल साइक्लोप्रोपेन का। मिथाइल, मिथाइल में भी डाई मिथाइल लेना पड़ेगा, डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन का एग्जाम्पल लेते हैं। देखो ऐसा होता है, थोड़ा बड़ा बना दूं इसे, डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसमें यहाँ CH3 ग्रुप है और यहाँ H है, यहाँ CH3 है और यहाँ H है। ठीक है, देख रहे हैं ना आप? और एक कैसा होगा कंपाउंड? एक कंपाउंड होगा, थोड़ा दूर बनाते हैं, साइक्लोप्रोपेन है ना। देखो क्या है साइक्लोप्रोपेन, एक कंपाउंड ऐसा होगा। उसमें यहाँ H और यहाँ CH3 है, तो यहाँ H और यहाँ CH3 होगा। देखो दोनों CH3 एक तरफ है, सेम ग्रुप सेम साइड है, और सेम ग्रुप इसमें H दोनों एक तरफ है, CH3 एक तरफ है। तो ऐसे फॉर्म को हम कहते हैं सिस फॉर्म। अभी मैंने आपको बताया था डबल बॉन्ड में, ये सिस फॉर्म है। और इसमें देखो CH3 अपोजिट चले गए और H भी सेम ग्रुप अपोजिट साइड, तो इस फॉर्म को आप कह सकते हो ट्रांसफॉर्म। क्या कह सकते हो? ट्रांसफॉर्म। तो डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन का दो समावयवी हमारे सामने हैं, ज्यामितीय समावयवी या ज्योमेट्रिकल आइसोमर। एक तो सिस डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन है, एक ट्रांस डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले एग्जाम्पल बताता हूं इसके। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है 1,3 डाई क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। 1,3 डाई क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। 1,3 डाई क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। देखो ऐसा होता है, 1 और 3 पर डाई क्लोरो है, 1 2 3, 1,3 डाई क्लोरो साइक्लोब्यूटेन ये। और दूसरा इसका समावयवी कैसा होगा? ऐसा होगा दूसरा समावयवी, देखो
अब तो आपके समझ में आ रहा होगा, ClH और यहाँ हो जाएगा ClH। तो सेम ग्रुप सेम साइड है, रोटेशन तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि बीच में रिंग आ गया है। सेम ग्रुप सेम साइड है तो क्या कहोगे, सिस फॉर्म कहोगे, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो क्या कहोगे, ट्रांसफॉर्म कहोगे। तो ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांसफॉर्म है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, ठीक है, साइक्लोपेंटेन है, पहले और दूसरे पर मिथाइल ग्रुप है। साइक्लोपेंटेन तो ऐसे बनेगा, देखो ये साइक्लोपेंटेन बन जाएगा, बन गया साइक्लोपेंटेन, और पहले और दूसरे पे कौन सा ग्रुप रखना है, मिथाइल। यहाँ CH3 लिख दो, यहाँ CH3 लिख दो, यहाँ H लिख दो, यहाँ H, सेम ग्रुप सेम साइड। और यहाँ देखो एक ऐसा बना दो आप, यहाँ नहीं 1, 3 पे बनाना है। किस पे बनाना है, 1 और 3, फिर इसके जस्ट बराबर में बनाना पड़ता, उससे आपको कंफ्यूजन होता। फिर देखो यहाँ बनाते हैं जैसे इधर बनाए, यहाँ CH3 तो यहाँ CH3, यहाँ H तो यहाँ H, सेम ग्रुप सेम साइड है तो इसे आप कहोगे सिस फॉर्म, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो इसे आप कहोगे ट्रांसफॉर्म। तो ऐसी होती है ज्यामितीय समावयवता। अब ज्यामितीय समावयवता के बारे में कल भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा। बस आप मेहनत और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते रहो, अपने नोट्स बनाते रहो। हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे कल भी, ठीक है बेटे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।